के कॉम्पिटिशन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के बारे में। और एक बात और बता दें दोस्तों, हम अपने चैनल पर इतिहास की क्लासेज ले रहे हैं दोस्तों। और इतिहास की दोस्तों लगभग हमारी 7 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं। जो आज की क्लास है दोस्तों, हमारी 8वीं क्लास है। एक बात और ध्यान रखनी दोस्तों आप सभी को, हम इतिहास अपने चैनल पर कंप्लीटली आपको पढ़ाएंगे, संपूर्ण पढ़ाएंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, वो भी संपूर्ण तथ्यों के साथ। मैंने एक भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं छोड़ी जाएगी दोस्तों। कंप्लीटली आप बड़ी से बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे छोटी से छोटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, संपूर्ण एग्जाम्स के लिए, संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको सभी तथ्य मिलेंगे एक साथ में, और आपको इन वीडियो के इन क्लासेज लेने के बाद में इतिहास की कहीं पे और भी क्लास लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम अपने जो क्लासेज हैं दोस्तों, इन क्लासेज में संपूर्ण तथ्यों के साथ में संपूर्ण क्लासेज पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार क्लासेज देखने के लिए दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक अवश्य किया करें दोस्तों। हमारे चैनल को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं। दोस्तों, इससे पिछली जो क्लासेज थी, उन पिछली क्लासेज में दोस्तों हमने बात की थी पाषाण काल के बारे में। अब बात करें मानव के इतिहास की दोस्तों, तो मानव का इतिहास सबसे पहले पाषाण काल से ही प्रारंभ होता है। यानी मानव ने सबसे पहले जो शुरुआत की थी अपने विकास की, वो पत्थरों से ही की थी। इस वजह से इनके जो प्रथम काल था, उस प्रथम काल को पत्थरों का युग या पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। फिर पाषाण युग के बाद में दोस्तों धातु युग आया। धातु युग में भी जो सर्वप्रथम धातु युग था वो ताम्र युग था। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि मानव ने सबसे पहले जो धातु की खोज की थी दोस्तों, वो ताम्र की थी, यानी तांबे की थी। फिर उसके बाद में दोस्तों कांस्य युग आया, फिर लौह युग आया। इन संपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने अपनी पिछली क्लासेज में दोस्तों चर्चा कर ली है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था कि नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के आते आते मानव ने अपना संपूर्ण विकास कर लिया और स्थायी निवास करने लगा, यानी स्थायी रूप से एक जगह पर रहने लगा, जिस प्रकार हम वर्तमान में रह रहे हैं। जब स्थायी रूप से मानव रहने लगा तो दोस्तों आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व वर्ष की, यानी लगभग 5000 वर्ष पहले की बात कह सकते हैं कि आज से लगभग 5000 साल पहले मानव ने स्थायी निवास के रूप में रहना प्रारंभ किया, स्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया एक जगह पर। तो मानव की जब रहने की प्रारंभ प्रक्रिया हुई पूरे विश्व में दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले जो मानव का विकास हुआ था दोस्तों, वो मानव का अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। फिर अफ्रीका महाद्वीप से अन्य महाद्वीपों में मानव ने क्या किया दोस्तों, प्रवास किया था। तो हम अफ्रीका महाद्वीप को मानव की क्या कहते हैं दोस्तों, जन्म स्थली कहते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से धीरे धीरे अन्य महाद्वीपों में भी मानव का प्रवास हुआ, और अन्य महाद्वीपों में भी मानव ने अपना क्या बनाया दोस्तों, निवास बनाया। तो निवास बनाने के बाद में जब अन्य महाद्वीपों में अनेक स्थानों पे मानव ने अपने निवास बना लिए, तो उन निवास स्थानों को दोस्तों आगे चलकर सभ्यताओं के नाम से जाना गया। जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, अफ्रीका की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सांग सभ्यता, इजा सभ्यता, इजिप्टिक सभ्यता, इंका सभ्यता, आर्मेनियन सभ्यता दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस प्रकार बहुत सारी सभ्यता हमारे विश्व के अनेक भागों में क्या हुई दोस्तों, विकसित हुई। अब इन सभी सभ्यताओं की दोस्तों अनेक भागों में, अनेक विश्व के अनेक भागों में विकसित हुई सभ्यताएं हुई। तो इन सभी सभ्यताओं में दोस्तों एक कॉमन बात थी कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं थी दोस्तों, वो नदियों के किनारे विकसित हुई। क्यों हुई दोस्तों, इसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि मानव की सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है दोस्तों, उसका भोजन और पानी, जल होता है। तो मानव की सबसे प्राथमिक आवश्यकता की बात करें तो जल होता है दोस्तों, पानी होता है। अब नदियों के किनारे दोस्तों उनको इस प्रकार उन्होंने इसलिए निवास बनाया कि पानी की उनके लिए क्या होती थी दोस्तों, सुगमता होती थी। पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दोस्तों मानव ने जितने भी विश्व में अपने निवास बनाए, स्थायी निवास बनाए, वो स्थायी निवास सभी अनेक भागों में किनके किनारे बने दोस्तों, नदियों के किनारे बने थे। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएं थी, वो सभी सभ्यताएं ज्यादातर नदियों के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। तो इसी प्रकार उसी क्रम में आज हम विश्व की अनेक सभ्यताओं के बारे में, महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं दोस्तों जो हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती है विश्व की सभ्यताएं, उन सभी सभ्यताओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर बात करें दोस्तों भारत के लेवल पर, अपने इंडिया लेवल पर दोस्तों, तो हमारे भारत के जो लेवल में, हमारा जो भारत देश है, उस भारत देश में जो सभ्यता विकसित हुई थी उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अन्य महाद्वीपों में भी अनेक सभ्यताएं जन्मी थी दोस्तों, अनेक सभ्यताएं पनपी थी दोस्तों, अनेक सभ्यताओं को क्या हुआ था, विकास हुआ था, और उन सभ्यताओं को अनेक नामों से भी जाना जाता है। तो हम आज की इस क्लास में बात करेंगे विश्व की सभी प्राचीनतम सभ्यताओं के बारे में। तो दोस्तों हमारे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला जो नाम उभर के आता है दोस्तों, वो मिस्र की सभ्यता का नाम उभर के आता है। क्यों आता है दोस्तों, मैंने ये आप अभी बताया है दोस्तों कि अफ्रीका महाद्वीप से ही मानव का क्या हुआ था दोस्तों, विकास हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप को मानव की जन्म स्थली बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की ही एक सभ्यता थी दोस्तों, मिस्र की सभ्यता।
तो उस सभ्यता का विकास सबसे पहला माना जाता है, सबसे प्राचीनतम माना जाता है। तो हम बात करेंगे दोस्तों विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। तो विश्व की प्राचीन सभ्यता में दोस्तों हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो सबसे जो हमारी पहली सभ्यता है वो है हमारी पहली सभ्यता मिस्र की सभ्यता दोस्तों। किसकी सभ्यता दोस्तों? मिस्र की सभ्यता। अब दोस्तों समझना कि मिस्र की सभ्यता के बारे में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं दोस्तों, कि मिस्र की सभ्यता के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं दोस्तों। मैंने सबसे पहले पॉइंट की बात ये बताई थी दोस्तों कि जितनी भी विश्व की जो सभ्यताएं थी वो सभी किसके किनारे विकसित हुई थी दोस्तों? नदियों के किनारे विकसित हुई थी। तो बात करें दोस्तों इस नदी की जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, अगर बात करें इसके विकास की दोस्तों, कि जो इसका विकास था दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, इसके विकास के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, इसका विकास हुआ था दोस्तों नील नदी के किनारे। किसके किनारे हुआ था दोस्तों? नील नदी के किनारे हुआ था। ठीक है दोस्तों, बात करें कि मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र देश है, इस आधुनिक अगर देश की बात करें, इस मिस्र की बात करें दोस्तों, तो ये वर्तमान में भी एक देश है दोस्तों, जो हमारा उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, उसका एक क्या है देश है दोस्तों ये मिस्र। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो जो मिस्र की सभ्यता थी दोस्तों, इसका विकास नील नदी के किनारे हुआ। अब बात करें दोस्तों इसकी दूसरी विशेषता की दोस्तों, दूसरे पॉइंट की, इसको क्या माना जाता है? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। बात दूसरा पॉइंट है दोस्तों। अगर बात करें इसकी विशेषता की दोस्तों, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो एक विशेषता तो ये है कि ये क्या है दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। बात करें दूसरी अगर मुख्य विशेषता की इसकी दोस्तों, इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है दोस्तों? मुख्य विशेषता, अगर मुख्य विशेषता में दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसकी जो मुख्य विशेषता है दोस्तों, जो ये सभ्यता थी किसके लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों? पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध, पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध थी। पिरामिडों के लिए ये सभ्यता क्या थी दोस्तों? प्रसिद्ध थी। और अगर इन्हीं पिरामिडों की बात करें दोस्तों, तो इन पिरामिडों में जो सबसे प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है दोस्तों, वो है गीजा का पिरामिड। क्या है दोस्तों? गीजा का पिरामिड, जो इस मिस्र ही देश में पड़ता है। और ये गीजा का पिरामिड खूब पेपर में पूछा जाता है, गीजा का पिरामिड कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखना गीजा का पिरामिड कहाँ पे? मिस्र में है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जो पिरामिड होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों? तो आपने इस प्रकार की अगर आप सर्च करते हैं, आप देखते हैं, तो इस प्रकार के आपको क्या मिलेंगे दोस्तों? एक इमारत मिलती है दोस्तों इस प्रकार की दोस्तों। ये क्या होते हैं दोस्तों? एक पिरामिड होते हैं दोस्तों। और इस प्रकार के जो पिरामिड देखने को मिलते हैं वो हमें मिस्र की सभ्यता में मिलते हैं। ऐसे पिरामिड मिस्र की क्या है दोस्तों? बहुत ही अच्छी विशेषता है। मिस्र की सभ्यता की क्या है? विशेषता है। ऐसा माना जाता है कि जो इस सभ्यता के जो लोग थे, इस सभ्यता के जो लोग होते थे, वो मृतकों का संस्कार करने के पश्चात मृतकों को जो सब होता था वो इस प्रकार के पिरामिडों में रख देते थे, जिनको मबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ये उन सबों में विशेष प्रकार का एक लेप लगाकर उसको कपड़े से लपेटकर इन पिरामिडों के अंदर रखा जाता था, जिनको हम वर्तमान में मम्मी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी होगी बात मिस्र की सभ्यता की। बात किसकी बात होगी दोस्तों? मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। और इसकी बात करें दोस्तों सबसे मोस्ट पॉइंट की, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दोस्तों यही है कि ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। और ये प्रश्न कई बार पेपर में रिपीट होकर पूछा गया है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है दोस्तों? तो मिस्र की सभ्यता है। अब बात करें दोस्तों मिस्र देश की, किसकी बात करें दोस्तों? मिस्र देश की। अगर मिस्र देश की दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो मिस्र देश है दोस्तों, ये वर्तमान में उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। और बात करें मिस्र की राजधानी की दोस्तों, जो इसकी राजधानी है दोस्तों वो कौन सी है दोस्तों? इसकी काहिरा है। क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी काहिरा है। काहिरा अगर बात करें दोस्तों, तो काहिरा जो इसकी राजधानी है, ये राजधानी नील नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है दोस्तों? नील नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें दोस्तों किसकी, नील नदी की बात करें दोस्तों, तो ये जो नील नदी है, इस नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है। इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 6650 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? लगभग
6650 किलोमीटर मानी जाती है। 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। अगर बात करें दोस्तों नील नदी के उद्गम की, इसका जो उद्गम है दोस्तों, इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है दोस्तों विक्टोरिया झील से। कहां से होता है दोस्तों? विक्टोरिया झील से। और बात करें दोस्तों इसके समापन की, इसका समापन कहां पर होता है? तो इसका समापन होता है दोस्तों भूमध्य सागर में। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये भूमध्य सागर में गिरती है। कहां गिरती है दोस्तों? भूमध्य सागर में गिरती है। तो हमने मिस्र की सभ्यता में दोस्तों इतने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताए। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मिस्र की सभ्यता है दोस्तों, ये विश्व की क्या है दोस्तों? सबसे प्राचीन सभ्यता है। और इसकी जो मुख्य विशेषता की बात करें दोस्तों, तो ये पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध क्या है? एक सभ्यता है और ये नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। बात करें अगर मिस्र की दोस्तों, तो मिस्र क्या है? उत्तरी अफ्रीका का क्या है? एक देश है दोस्तों, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? काहिरा है। और ये काहिरा किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? नील नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखें दोस्तों, अगर नील नदी के बारे में पूछा जाए कि नील नदी क्या है दोस्तों, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ये आपको पेपर में पूछा जाता है, कई बार ज्योग्राफी के अंतर्गत एक क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, वो कौन सी है? हमारी नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगर बात करें एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगटी सिक्यांग। कौन सी है दोस्तों? यांगटी सिक्यांग, जो चीन में बहती है। तो याद रखना दोस्तों कि, और अगर इसका जो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पेपर में खूब पूछा जाता है दोस्तों कि नील नदी का उद्गम कहां से होता है, तो विक्टोरिया झील से होता है। और ये विक्टोरिया झील कहां पर है दोस्तों? युगांडा और केन्या एक देश है दोस्तों, दो, युगांडा और केन्या, उनके बॉर्डर पर यानी उनके किनारों पर, यानी इन दोनों देशों की मध्य सीमा पर स्थित एक झील है विक्टोरिया झील। और इस झील से नील नदी का क्या होता है दोस्तों? उद्गम होता है। बात करें समापन की कि जो नील नदी है किस सागर में या कहाँ गिरती है, कहाँ पे समाप्त होती है, तो ये जिसका जो जल है दोस्तों भूमध्य सागर में जाकर गिरता है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं नील नदी भूमध्य सागर में जाके समाप्त हो जाती है, भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये हमारी मिस्र की सभ्यता के क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारे पॉइंट्स करा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलता हूँ। एक बात और समझना दोस्तों कि जो नील नदी होती है, अगर बात करें इस नील नदी का एक पॉइंट और याद रखना दोस्तों कि इस नील नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? मिस्र का वरदान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिस्र का वरदान भी कहते हैं। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि मिस्र का वरदान किस नदी को कहते हैं, तो याद रखना मिस्र का वरदान नील नदी को कहते हैं। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों मेरे हिसाब से। हम बात करेंगे हम नेक्स्ट अगली सभ्यता की। जो हमारी अगली सभ्यता है दोस्तों, वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? मेसोपोटामिया की सभ्यता। जो नेक्स्ट अगला दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हमारी जो दूसरी सभ्यता के बारे में, जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो है दोस्तों मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता देखो दोस्तों, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, एक बार पूछा गया था कि मेसोपोटामिया का अर्थ। अगर बात करें दोस्तों, ये जो हमारा शब्द दे रखा है मेसोपोटामिया, एक बार एसएससी जीडी की एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली पूछा लिया गया था कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, जो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है वो होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है दोस्तों, तो दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मेसोपोटामिया कहते हैं। और जो दो नदियां थी दोस्तों, वो दो नदियां कौन सी थी, ये हमें कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों, एक नदी है और एक ये नदी है। एक क्या है दोस्तों? एक नदी है। इस नदी का नाम था दोस्तों दजला। इस नदी का नाम क्या था दोस्तों? दजला। और इस नदी का नाम था दोस्तों फरात। क्या नाम था? फरात। तो कुल मिला कह सकते हैं कि एक नदी तो हमारी दजला हो गई और एक नदी क्या हो गई? फरात हो गई। और इस दोनों नदियों के बीच में जो ये क्षेत्र है दोस्तों, क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है दोस्तों,
इस क्षेत्र में क्या हुआ दोस्तों, कुछ सभ्यताओं के लोगों ने, कुछ निवासियों ने क्या बनाए, इन दोनों नदियों के बीच में अपने निवास स्थान बनाए, अपने स्थायी निवास बनाए, नगर बसाए दोस्तों। और उन नगरों को किस नाम से जाना जाता है, सभ्यता जो बसी इन दोनों नदियों के बीच में जो सभ्यता बसी थी दोस्तों, उस सभ्यता को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों याद रखना कि एसएससी जीडी में डायरेक्टली पूछ दिया गया था कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों, यहां तक बात समझ में आपको आ गई होगी कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। तो याद रखना वो दो नदियां कौन सी हैं, दो नदियों के बीच की भूमि को जब मेसोपोटामिया कहते हैं तो वो दो नदियां हैं, एक का नाम है दजला और एक का नाम है फरात। और इन दोनों के मध्य में जो स्थान था, उस स्थान में जो सभ्यता बसी उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं दोस्तों। बात क्लियर हो गई होगी आपको, यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब इसके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें दोस्तों, तो इस मेसोपोटामिया की सभ्यता में अगर बात करें दोस्तों, इस मेसोपोटामिया सभ्यता का एक नगर था दोस्तों। अगर एक बात करें दोस्तों, इसका मुख्य नगर की बात करें दोस्तों, इसके मुख्य नगर में बात करें दोस्तों, तो इसका एक मुख्य नगर था जिसका नाम था सुमेर। क्या नाम था दोस्तों, सुमेर। कई बार पेपर में पूछा गया कि जो सुमेर है वो किस सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर था। तो याद रखना सुमेर मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था। और इसलिए महत्वपूर्ण नगर क्यों था, सुमेर फेमस क्यों है, तो जो दोस्तों भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, भारत की जो सिंधु सभ्यता है दोस्तों, सिंधु सभ्यता है भारत के अंतर्गत जो विकसित हुई थी, इस सिंधु सभ्यता का इससे क्या था दोस्तों, व्यापारिक लेन देन था। इससे क्या करती थी दोस्तों, व्यापार करती थी। सिंधु सभ्यता क्या करती थी, इसके साथ में व्यापार करती थी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, यानी इससे लेन देन रखती थी, इस नगर से लेन देन रखती थी। यहाँ से कुछ सामान खरीदती थी और इस नगर में कुछ सामान बेचते थे। इस सभ्यता के यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे यहाँ से खरीदारी भी करते थे, अपना सामान बेचते भी थे और इस नगर से सामान खरीदते भी थे। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता यानी हम जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी सुमेर नगर से क्या करते थे, अपने व्यापारिक कार्य करते थे, वाणिज्यिक कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। और याद रखना कि दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, मेलुहा। मेसोपोटामिया को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, मेलुहा के नाम से जाना जाता है। कई बार यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया को किस नाम से जानते थे, मेलुहा के नाम से जानते थे। तो याद रखना दोस्तों, मेलुहा किसे कहते हैं, ये मेसोपोटामिया को कहते थे। किसको कहते थे दोस्तों, ये मेसोपोटामिया को कहते थे, मेसोपोटामिया। याद रखना जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग मेलुहा शब्द का जो प्रयोग करते थे वो किसके लिए करते थे, मेसोपोटामिया के लिए करते थे। अगर बात करें दोस्तों सेकंड विशेषता की, तो कुम्हार का चाक। आपने एक बर्तन बनाने के लिए देखा होगा, मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो कुम्हार के चाक से बनाए जाते हैं, कुम्हार ही बनाता है अपने चाक से। इस कुम्हार के चाक की अगर बात करें दोस्तों, तो कुम्हार के चाक का आविष्कार, अगर इसके आविष्कार की बात करें दोस्तों, तो कुम्हार के चाक का आविष्कार, कुम्हार के चाक का आविष्कार इसी सभ्यता के लोगों ने किया था। तो इस मेसोपोटामिया की सभ्यता के अगर बारे में बात करें दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से बनते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों हमारे ये बनता है, एक तो कि दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं। और वो दो नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, तो एक नदी तो हमारी फरात हो गई और एक नदी कौन सी हो गई, दजला हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सुमेर नगर है ये किस सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर था दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर था, जिसका सिंधु सभ्यता से क्या था, सिंधु सभ्यता के नगरों से क्या था, लेन देन था। सिंधु सभ्यता के निवासियों से क्या था, व्यापारिक लेन देन था। सिंधु सभ्यता में इस मेसोपोटामिया को क्या कहते थे दोस्तों, मेलुहा के नाम से संबोधित किया जाता था। और एक बात और याद रखना कि इस सभ्यता के लोगों ने ही कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, कुम्हार के चाक का आविष्कार किया था। तो दोस्तों सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको अच्छे से। बहुत ही मैंने एक एक पॉइंट क्लियरली आपको यहाँ पर समझा दिया मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट हमारी जो सभ्यता है दोस्तों, वो अगली सभ्यता है हमारी नेक्स्ट, इसके स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों उससे पहले, उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट अगली सभ्यता की ओर तरफ चलता हूं दोस्तों। हमारी जो अगली सभ्यता है दोस्तों वो है बेबीलोन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है दोस्तों, बेबीलोन की सभ्यता। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले क्वेश्चन की जो मेसोपोटामिया है वर्तमान किस देश में स्थित था, तो याद रखना दोस्तों वर्तमान में अगर देखा जाए तो इराक जहां पर बसा हुआ है, इराक
मुख्यतः इसकी जो ज्यादातर नगर है वो इराक में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं दोस्तों? इराक में। और इसके कुछ नगर हैं दोस्तों वो तुर्की में पड़ते हैं, सीरिया में भी पड़ते हैं, कुवैत में भी पड़ते हैं और ईरान में भी पड़ते हैं। लेकिन अगर इसके 80% जो नगर थे इस सभ्यता के वो इराक में पड़ते हैं, ये भी बात याद रखनी है। क्लियर दोस्तों? पॉइंट सारे। अब नेक्स्ट अगली जो बात करेंगे दोस्तों वो है हमारी बेबीलोन की सभ्यता। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों वो हम पढ़ेंगे बेबीलोन की सभ्यता के बारे में। देखिए बेबीलोन जो नगर था दोस्तों एक अलग सभ्यता विकसित हुई थी, वो मेसोपोटामिया का ही एक नगर था। अगला जो हमारा थर्ड पॉइंट है दोस्तों वो है बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता। इस बेबीलोन की सभ्यता की बात करें दोस्तों तो ये बेबीलोन की जो सभ्यता है दोस्तों फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों? ये फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। और याद रखना दोस्तों इसको एक पॉइंट्स में ये भी याद रखना कि ये मेसोपोटामिया का एक नगर था। क्या था दोस्तों? एक नगर था जिसका शासन क्या चलता था दोस्तों? अलग तरीके से चलता था। अगर बात करें इसका जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो आईएएस के एग्जाम यानी यूपीएससी के थ्रू एक कई बार पूछा भी गया है कि इस सभ्यता का एक शासक था। क्या था दोस्तों? शासक। और उस शासक का नाम था दोस्तों हम्बुराबी। क्या नाम था दोस्तों? हम्बुराबी। ठीक है दोस्तों, इस शासक का नाम क्या था? हम्बुराबी था। और इसने जो शासन किया था दोस्तों वो 1792 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया था इस सभ्यता में। 1792 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, इसका ये शासन था। इस हम्बुराबी शासक की बात करें दोस्तों तो इसने क्या किया था दोस्तों? एक विधि संहिता का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया था दोस्तों? इसने एक विधि संहिता का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, और ये विधि संहिता की जो क्या थी दोस्तों? एक कानून की किताब थी। क्या थी दोस्तों? एक कानून की किताब थी जिसमें किसका वर्णन मिलता था दोस्तों? इसमें शासन को सही ढंग से चलाने के नियम इसमें दिए थे। तो याद रखना दोस्तों पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया दोस्तों? याद रखना कि हम्बुराबी कैसे क्वेश्चन पूछा गया कि हम्बुराबी किस सभ्यता का प्रसिद्ध शासक था जिसने शासन को सही ढंग से चलाने के लिए एक विधि संहिता का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो याद रखना हम्बुराबी किस सभ्यता का प्रसिद्ध शासक था जिसने शासन को सही ढंग से चलाने के लिए एक विधि संहिता का निर्माण करवाया। तो उसका आंसर होता है दोस्तों बेबीलोन की सभ्यता का प्रसिद्ध शासक था। किस सभ्यता का प्रसिद्ध शासक था दोस्तों? बेबीलोन की सभ्यता का प्रसिद्ध शासक था। तो मेरे हिसाब से पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। इसका जो इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों वो यही है हम्बुराबी। अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए हम्बुराबी शासक के बारे में अगर कोई पूछता है तो आपको आंख मीच के बेबीलोन की सभ्यता कर देना है। अगर बाय चांस दोस्तों बेबीलोन नहीं दे ऑप्शन में तो आप मेसोपोटामिया भी कर सकते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। फिर मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की तरफ चलता हूं। जो हमारा अगला पॉइंट्स है दोस्तों वो है चीन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? चीन की सभ्यता। अगली जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में बात करने वाले हैं? चीन की सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट हमारे चौथी सभ्यता है दोस्तों मुख्य वो है हमारी चीन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों? चीन की सभ्यता। हमारा जो चौथी सभ्यता है वो दोस्तों कौन सी है? चीन की सभ्यता। अब इस चीन की सभ्यता के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि चीन की सभ्यता हांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों? ये हांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी।
हांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। ये हांगो नदी के किनारे विकसित हुई ये नदी, हांगो नदी। ठीक है दोस्तों, तो जब ये हांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों, इस वजह से इस चीन की सभ्यता को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हांगो सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, हांगो सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, हम हांगो सभ्यता भी कहते हैं। कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है हांगो सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, तो याद रखना दोस्तों चीन में हुई थी। और ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों, हांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हांगो सभ्यता भी कहते हैं। दूसरी बात करें दोस्तों, तो इस चीन में कई सारी सभ्यताएं, 3-4 सभ्यताओं ने जन्म लिया था दोस्तों। अगर बात करें इसकी सबसे प्राचीनतम सभ्यता की, इसकी जो प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि चीन की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी, चीन की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी, ये क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो चीन की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सांग सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सांग सभ्यता कहते हैं। चीन की सबसे जो प्राचीनतम सभ्यता थी, सबसे जो पहले चीन में विकसित हुई थी दोस्तों, उस सभ्यता का नाम है सांग सभ्यता। चीन की संपूर्ण सभ्यता को हम हांगो सभ्यता के नाम से जानते हैं, और चीन की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी उसका नाम था सांग सभ्यता। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब बात करें दोस्तों चीन की देन, चीन की जो ये सभ्यताएं थी, इन सभ्यताओं की प्रमुख देन क्या थी, प्रमुख देन क्या थी, यानी विश्व को इनकी तरफ से क्या क्या चीज मिली। याद रखना, चीन की सभ्यता के माध्यम से विश्व में बहुत सारी खोजें हुई थी। इस सभ्यता के लोगों ने विश्व में अनेक खोजों को क्या दिया था दोस्तों, जन्म दिया था। उन खोजों में अगर हम बात करें दोस्तों, तो कौन कौन सी देन थी, प्रमुख देन अगर बात करें किसको, किसके लिए, विश्व को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो प्रमुख देन थी किसके लिए थी दोस्तों, विश्व को, कि विश्व को इसकी प्रमुख देन कौन कौन सी थी चीन की, तो वो देन थी देखो दोस्तों, इन्होंने किस किस के आविष्कार किया, तो इन्होंने लेखन कला का, अगर बात करें दोस्तों लेखन कला का सर्वप्रथम जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था, चीन में हुआ था। अब बात करें दोस्तों हम दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार कहां पे हुआ था दोस्तों, सर्वप्रथम चीन में हुआ था। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी छापा खाना की, जो वर्तमान में हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रिंट निकालते हैं, छापा खाना, इसकी प्रिंटिंग प्रेस की भी सर्वप्रथम खोज कहां पे हुई थी दोस्तों, चीन में हुई थी। छापा खाना यहाँ पे सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। बात करें दोस्तों गोला बारूद की, तो गोला बारूद की भी खोज सबसे पहले कहां पे हुई थी दोस्तों, चीन में हुई थी। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों कागज निर्माण की तकनीक, किसकी निर्माण की तकनीक, कागज निर्माण की तकनीक का भी आविष्कार चीन सभ्यता के लोगों ने किया था दोस्तों। बात करें रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन भी चीन में ही सबसे पहले प्रारंभ हुआ था दोस्तों। बात करें दोस्तों ताश के खेल की, ताश का खेल भी चीन ने ही प्रारंभ किया था दोस्तों। बात करें दोस्तों किसकी, पतंग उड़ाने की दोस्तों, तो पतंग उड़ाना भी चीन ने ही विकसित किया था दोस्तों। और बात करें दोस्तों हम नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की, अपना 9वां जो पॉइंट है दोस्तों हमारा, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं दोस्तों कि चीनी सभ्यता के जो लोग थे, चीन के जो निवासी थे, उन्होंने विश्व के लिए बहुत सारी प्रमुख देनें दी थी। जो प्रमुख देन क्या थी कि लेखन कला का विकास सबसे पहले कहां पे हुआ दोस्तों, चीन में। अगर बात करें दिशा सूचक यंत्र, यानी ऐसा यंत्र जो दिशाओं के बारे में बताता है दोस्तों, उस यंत्र की भी खोज कहां पे हुई थी दोस्तों, चीन में हुई। कहां पे हुई, चीन में। छापा खाना की भी खोज कहां पे हुई थी, सबसे पहले चीन में। गोला बारूद का भी विकास सबसे पहले किसने किया, चीन ने। कागज निर्माण की तकनीक का भी आविष्कार किसने किया दोस्तों, चीन ने सबसे पहले किया था। और रेशम कीट के पालन का प्रारंभ भी चीन ने सबसे पहले किया था। ताश के खेल का आविष्कार भी चीन ने किया था। पतंग उड़ाने की जो कला है उसको भी चीन ने विकसित किया था। और चीनी मिट्टी की जो बर्तन बनाने की कला है उसको भी चीन ने विकसित किया था। ये सारे पॉइंट्स क्या है दोस्तों, चीन की सभ्यता के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों वो ये है कि चीन की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी दोस्तों, तो चीन की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी सांग सभ्यता। कौन सी थी दोस्तों, सांग सभ्यता।
और इसमें एक बात याद रखना, एक लेखन कला का कई बार पूछ लिया जाता है कि लेखन कला का सर्वप्रथम जन्म किस देश में हुआ था। सर्वप्रथम जन्म चीन में हुआ था। और एक कागज निर्माण की तकनीक के बारे में पूछ लिया जाता है कि कागज का आविष्कार किस देश ने किया था। सबसे पहले चीन ने कागज का आविष्कार किया था। क्लियर हो गए दोस्तों सारे पॉइंट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट जो हमारी सभ्यता है दोस्तों वो है यूनान की सभ्यता। जो नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों वो है हमारी यूनान की सभ्यता। नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा पांचवा छठवां। जो अगली सभ्यता है हमारी पांचवी वो है यूनान की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा यूनान की सभ्यता का। अब बात करें दोस्तों यूनान की सभ्यता का जो निर्माण था दोस्तों, इस सभ्यता का जो निर्माण था दोस्तों वो किसने किया? ग्रीक जाति के लोगों ने किया था। किसने किया था दोस्तों? ग्रीक जाति के लोगों ने। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि यूनान की सभ्यता का जो सबसे पहले जो निर्माण था वो किसने किया? ग्रीक जाति के लोगों ने किया। अगर बात करें दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट की कि जो इसका प्राचीनतम सभ्यता थी दोस्तों, जो इसकी प्राचीनतम सभ्यता थी उसको क्रीट सभ्यता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? क्रीट सभ्यता के नाम से। क्रीट सभ्यता। क्रीट सभ्यता। यूनान था किस महाद्वीप में पड़ता था? किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो याद रखना दोस्तों यूनान की सभ्यता यानी यूरोप की सभ्यता है दोस्तों। और याद रखना इसकी जो प्राचीनतम सभ्यता थी उस सभ्यता को हम क्रीट सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता को एजियन सभ्यता या मिनोअन सभ्यता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसके दो नाम मिलते हैं इस क्रीट सभ्यता के। एक मिलता है दोस्तों एजियन, एजियन, और एक नाम मिलता है इसका मियोनन। ठीक है दोस्तों, एजियन सभ्यता और मियोनन सभ्यता। याद रखना दोस्तों कि इस क्रीट सभ्यता को मियोनन सभ्यता या एजियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यूनान की सभ्यता की जो सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? क्रीट सभ्यता थी। और एक बार ये रेलवे के एग्जाम्स में पूछा गया कि क्रीट सभ्यता किस सभ्यता के द्वारा विकसित हुई थी? क्रीट सभ्यता किस सभ्यता के अंतर्गत आती है? यूनान की सभ्यता के अंतर्गत आती है। यूनान की सभ्यता का निर्माण क्या किया था? ग्रीक जाति के लोगों ने किया था। अब बात करें दोस्तों यहाँ की जो मुख्य विशेषता की बात करें दोस्तों, मुख्य विशेषता की बात करें इसके की मुख्य विशेषता, इसकी मुख्य विशेषता में दोस्तों यहाँ के क्या आते हैं? देवता आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? इस सभ्यता के देवता आते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषता की अगर बात करें तो इस सभ्यता के जो मुख्य विशेषता में आते हैं यहाँ के देवता आते हैं। यहाँ के स्पेशल देवता थे दोस्तों। उन देवताओं के अगर नाम की बात करें दोस्तों तो वो हमारे लिए परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो देवता कौन कौन से थे दोस्तों? देखो दोस्तों, आकाश का देवता, आकाश का देवता, शराब का देवता, शराब का देवता, समुद्र का देवता, समुद्र का देवता। और बात करें दोस्तों विजय की देवी, विजय की देवी, सूर्य का देवता, सूर्य का देवता। बात करें दोस्तों विजय की देवी, विजय की देवी। तो यहाँ पे इसके जो मुख्य देवी देवता थे दोस्तों इस सभ्यता के, उनमें कौन कौन से आते थे दोस्तों? अगर बात करें आकाश के देवता की तो यहाँ पे दोस्तों आकाश का जो देवता था उस आकाश का देवता जीएस को मानते थे। किसको मानते थे दोस्तों? जीएस को मानते थे। अगर बात करें शराब के देवता की तो शराब का जो देवता मानते थे वो डायनोसिसस। और समुद्र के देवता की बात करें तो समुद्र का इनका जो देवता था उसका नाम था दोस्तों पोसीदन।
और बात करें दोस्तों सूर्य के देवता की, तो इनका जो सूर्य का देवता था उसका नाम था दोस्तों अपोलो। क्या नाम था? अपोलो। और विजय की देवी की बात करें दोस्तों, इनकी जो विजय की देवी थी वो क्या कहलाती थी दोस्तों? एथीना कहलाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों कि यूनान की सभ्यता के अंतर्गत, यूनान की सभ्यता के अंतर्गत आकाश का देवता कौन था, शराब का देवता कौन था, समुद्र का देवता कौन था और सूर्य का देवता कौन था और विजय की देवी कौन थी। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात करें दोस्तों तो कुछ विद्वान, अगर एक पॉइंट्स और ध्यान रखना कि कुछ विद्वान दोस्तों इसको क्या मानते हैं, कुछ विद्वानों की अगर बात करें, कुछ विद्वान इसको क्या मानते हैं दोस्तों? विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानते हैं, यानी विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता इसको मानते हैं, ना कि मिस्र की सभ्यता को। वैसे दोस्तों याद रखना, अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? हमारी मिस्र की सभ्यता है। लेकिन कुछ विद्वान इस यूनान की सभ्यता को भी क्या मानते हैं दोस्तों? विश्व की प्राचीनतम सभ्यता भी मानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इनमें से याद रखना दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें दोस्तों, ये क्रीट सभ्यता सबसे ज्यादा याद रखना कि इस सभ्यता की, यूनान की सभ्यता की सबसे जो फेमस सभ्यता थी वो क्रीट सभ्यता थी, जिसको हम एजियन सभ्यता या मियोलन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता के देवता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कह सकते हैं आकाश का देवता जियस, शराब का देवता डायनोसिसस, समुद्र का देवता पोसीदन और सूर्य का देवता अपोलो और विजय की देवी एथीना, विजय की देवी एथीना। ठीक है दोस्तों, इस सभ्यता का निर्माण किसने किया था? ग्रीक जाति के लोगों ने किया था और ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। कुछ विद्वान इसे क्या मानते हैं? विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट सभ्यता की तरफ चलता हूं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट हमारी जो सभ्यता है वो है आर्मीनियन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? आर्मीनियन सभ्यता। आर्मीनियन सभ्यता केवल हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, आर्मीनियन सभ्यता, आर्मीनियन सभ्यता। अब बात करें दोस्तों आर्मीनियन सभ्यता की, तो ये सभ्यता कहां विकसित हुई थी दोस्तों? तो वर्तमान में अगर बात करें दोस्तों, वर्तमान में एक हमारा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, यूरोप प्लस पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया, यूरोप प्लस पश्चिमी एशिया का काकेसस पहाड़ी क्षेत्र, काकेसस पहाड़ी क्षेत्र के बीच का भाग, बीच का भाग। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में ये आर्मेनिया एक देश भी है। ठीक है, इस आर्मेनियन सभ्यता जब विकसित हुई थी उस देश को आज वर्तमान में आर्मीनिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? आर्मीनिया देश के नाम से भी जानते हैं। एक बात समझना, ठीक है, कि जो ये आर्मीनियन सभ्यता थी वो यूरोप और पश्चिमी एशिया का जो काकेसस पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, उसके बीच के भाग में विकसित हुई थी आर्मीनियन सभ्यता। और इस सभ्यता का जो निर्माण था दोस्तों, इस सभ्यता का जो निर्माण था दोस्तों, वो निर्माण किया था दोस्तों सेमेटिक जाति के लोगों ने। किसने किया था दोस्तों? सेमेटिक जाति, सेमेटिक जाति के लोगों ने। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों इसका जो फेमस पॉइंट है, वो फेमस पॉइंट क्या है दोस्तों? आपने जब मौर्य काल पढ़ते हैं दोस्तों, तो मौर्य काल पढ़ते समय जो अशोक के अभिलेखों के बारे में जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो अशोक के जो अभिलेख थे, सम्राट अशोक के, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और इन लिपियों में लिखे गए थे। किसमें लिखे गए थे दोस्तों? ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। जो अरमाइक लिपि आती है दोस्तों, कौन सी आती है? आपने एक नाम सुना होगा, अरमाइक लिपि। ठीक है दोस्तों, अरमाइक लिपि। ठीक है, तो इस अरमाइक लिपि के जन्मदाता, अरमाइक लिपि के जन्मदाता
जन्मदाता इसी सभ्यता के लोग थे, इसी सभ्यता के लोग थे। यानी बात समझना दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत मोस्टली पॉइंट्स है कि किस सभ्यता के लोगों ने अरमाइक लिपि का विकास किया था। तो दोस्तों याद रखना कि अरमाइक लिपि का जो विकास किया था वो आर्मेनियन सभ्यता के लोगों ने किया था। अगर डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि अरमाइक लिपि के विकासकर्ता किस जाति के लोग थे, सेमेटिक जाति के लोग थे। याद रखना, इस आर्मेनियन सभ्यता जिस स्थान पे बसी थी उस स्थान को वर्तमान में आर्मेनिया देश के नाम से जाना जाता है, और जो ये देश है यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच के भाग में स्थित है। और अगर बात करें दोस्तों इस आर्मेनिया की राजधानी की, अगर इस आर्मेनिया देश की राजधानी क्या है दोस्तों, तो येरेवान है। अगर बात करें इस आर्मेनिया देश की, तो इसकी जो राजधानी है दोस्तों वर्तमान में क्या है, येरेवान। क्या है दोस्तों, येरेवान। और बात करें इस देश की जो मुद्रा है दोस्तों, वो मुद्रा क्या कहलाती है, इस देश की मुद्रा है ड्राम। क्या है दोस्तों, ड्राम। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। फिर मैं नेक्स्ट सभ्यता की तरफ चलता हूं। जो नेक्स्ट हमारी अगली सभ्यता है दोस्तों वो है अमेरिका की सभ्यता। यानी अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका है दोस्तों, हमारा अमेरिका है, अमेरिका देश में भी तो सभ्यताएं विकसित हुई होंगी। तो कौन कौन सी सभ्यताएं हुई थी दोस्तों, अमेरिका की सभ्यता, अमेरिका की सभ्यता। तो दोस्तों यहाँ पे बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, अमेरिका की सभ्यताओं में केवल ये पूछा जाता है कि यहाँ पे किस नाम की सभ्यताएं विकसित हुई थी। तो दोस्तों हमारा जो अमेरिका महाद्वीप है इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, उत्तरी अमेरिका के नाम से भी पुकारते हैं, और मध्य अमेरिका का भी कुछ हिस्सा इसमें होता है। अगर बात करें दोस्तों जो मध्य अमेरिका था, कि यानी इस अमेरिका के जो मध्य भाग था, अगर बात करें दोस्तों मध्य अमेरिका की, इस मध्य अमेरिका में दो सभ्यताएं विकसित हुई थी। कौन सी, कितनी सभ्यताएं विकसित हुई थी दोस्तों, दो सभ्यताएं विकसित हुई थी। एक का नाम था माया सभ्यता, माया सभ्यता, और एक का नाम था दोस्तों एजटेक सभ्यता, एजटेक सभ्यता। बात करें दोस्तों दक्षिण अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की, तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका में एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम था इंका सभ्यता, इंका सभ्यता। तो इसमें बस केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों अमेरिका की सभ्यता में आपकी परीक्षाओं के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि माया सभ्यता कहां विकसित हुई थी, तो मध्य अमेरिका में। एज़टेक सभ्यता कहां विकसित हुई थी, मध्य अमेरिका में। इंका सभ्यता कहां विकसित हुई थी, दक्षिणी अमेरिका में। इस सभ्यता के अंतर्गत दोस्तों, अमेरिका की सभ्यता के अंतर्गत 3 पॉइंट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माया व एज़टेक जो सभ्यता ये पेपर में पूछी जा चुकी है कि कहां विकसित हुई थी, मध्य अमेरिका में विकसित हुई थी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपनी जो भारत देश की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर बारे में बात करें दोस्तों, तो ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। किस नदी के किनारे विकसित हुई दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी ये सभ्यता। और जो इसका जो क्षेत्र है दोस्तों, अगर बात करें इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है, इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है वर्तमान में, अगर क्षेत्रीय विस्तार की बात करें दोस्तों, तो क्षेत्रीय विस्तार इसका 3 देशों में होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा है भारत में, फिर उसके बाद में पाकिस्तान में, फिर उसके बाद में आता है तीसरा दोस्तों अफगानिस्तान में। इसमें अफगानिस्तान में, यानी इसके बहुत सारे नगर हैं इस सभ्यता के, और नगरों का जो सभ्यता का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है वर्तमान में। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों लगभग 750 प्रदेश नगर भारत में स्थित हैं, लगभग 425 नगर, यानी कह सकते हैं 425 से ऊपर नगर किसमें, पाकिस्तान में। केवल 2 नगर अफगानिस्तान की सीमा के अंतर्गत
आते हैं। बाद में हम अब सिंधु घाटी सभ्यता विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट अगली क्लासेज में, उनमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। लेकिन जब विश्व की प्राचीन सभ्यताएं चल रही हैं तो दोस्तों उनमें प्राचीन सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को भी गिना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों वर्तमान में इसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ पे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, और इस सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में क्या हुई थी दोस्तों, विकसित हुई थी। और दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता थी वो इंपॉर्टेंट, अगर विशेषता की बात करें दोस्तों तो इसकी जो मुख्य विशेषता थी, अगर मुख्य विशेषता की बात करें शॉर्ट में बता रहा हूं तो ये क्या थी दोस्तों, एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, और इसकी विशेषता की अगर बात, जो नगरीय सभ्यता थी इस वजह से क्या था, नगरीय सभ्यता क्यों थी दोस्तों, कि सुनियोजित नगरों का विकास, सुनियोजित नगरों का विकास। ठीक है, इसमें क्या था, इस सभ्यता के अंदर सुनियोजित यानी कह सकते हैं एक तरीके से नक्शे से जो नगरों का विकास किया जाता है, उसी नक्शों के आधार पर वर्तमान में जो सिटी के जो नक्शे होते हैं उन्हीं नक्शों के आधार पर इस सभ्यता का क्या किया गया था दोस्तों, निर्माण किया गया था उस सभ्यता उस समय के लोगों के द्वारा। इस वजह से इसको हम नगरीय सभ्यता कहते हैं। और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, सुनियोजित नगरों का विकास। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किस सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है, सुनियोजित नगरों का विकास किस सभ्यता की मुख्य विशेषता है, तो याद रखना दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता है। इस सभ्यता के बारे में हम विस्तार से अपनी अगली क्लासेज में पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अगली क्लासेज हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही होगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का ही होगा। कुल मिला के दोस्तों हमने विश्व की जो प्राचीनतम जितनी भी सभ्यताएं थी उन सभी सभ्यताओं के बारे में आज हमने यहाँ पे क्या कर ली दोस्तों, चर्चा कर ली। सभी सभ्यताओं के बारे में मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए दोस्तों वो सभी पॉइंट्स हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए क्या है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट्स का आप नोट्स बना लें, अच्छे से अपनी नोटबुक तैयार कर लें, क्योंकि हम आपको यहाँ पे संपूर्ण यानी कंप्लीटली इतिहास पढ़ाने वाले हैं। संपूर्ण इतिहास पढ़ाएंगे दोस्तों, एक भी पॉइंट आपको छोड़ेंगे नहीं। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। और जाने से पहले मेरा आपसे एक ही कहना है दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ।